सो स्टूडेंट वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। ये था हमारा चैप्टर। उसके बाद हम आपके करेंगे एक्सरसाइज। देखिए आपका ये जो एक्सरसाइज है बुक एक्सरसाइज है ये, ठीक है। मैं आपको कॉपी में दे देती हूँ। और हाँ, इसकी ये जो पीडीएफ है, यानी कि पीडीएफ के थ्रू आप जो है इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। देन उसके बाद फर्स्ट है हमारा, जैसे मैच अप द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है, अगर आप देखें स्टूडेंट, रियॉट्स मीन पीजेंट। देन उसके बाद है हमारा महाल, महाल है आपका विलेज। देन उसके बाद है आपका निज, निज है आपका कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड, यानी कि जो अपने ही लैंड पे जो है वो कल्टीवेशन करते थे। देन उसके बाद है आपका रियॉट, आपका है कल्टीवेशन ऑन रियॉट्स लैंड्स, ठीक है। देन उसके बाद आपका है जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है वो है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। ये था आपका फर्स्ट, सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका ग्रोवर्स ऑफ वुड्स इन यूरोप, इंडिगो आएगा आपका आंसर। ये आपको मेरे ख्याल हिंदी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकेंगे। एज ए क्रॉप विच would provide competition to their earning। तो बच्चे इसमें आपका इंडिगो आएगा फर्स्ट जो है आपका। सेकंड, द डिमांड फॉर इंडिगो increased in late 18th century Britain because of इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका आंसर होगा आपका इंडस्ट्री, ठीक है। देन थर्ड है आपका द इंटरनेशनल डिमांड फॉर indigo was affected by the discovery of synthetic dye। इसका आंसर है आपका SYNTHE, synthetic dyes। एंड द लास्ट फिलअप आपका है जो द चंपारण मूवमेंट was अगेंस्ट द इंडिगो, इंडिगो के अगेंस्ट था आपका ये, ठीक है। देन स्टूडेंट ये आपके मैचअप हो गए। देन उसके बाद आपके फिलअप हो गए। अब मैं आपको करवाती हूँ
आपकी बुक की एक्सरसाइज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो देखिए स्टूडेंट, परमानेंट सेटलमेंट का मैंने आपको जैसे चैप्टर में बता दिया था, ये मैं आपको नोट्स पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी और आप इनको फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। आप मैचअप फिलअप और देन उसके बाद जो मैंने आपको ग्लोसरी बताई थी साइड में जो है, जैसे महाल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो, और प्लस आपके क्वेश्चन आंसर, ये आपके फेयर नोटबुक में होंगे। जो मैंने चैप्टर में आपको बीच बीच में पॉइंट लिख के दिया, आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, वो आपको नोटबुक में नहीं करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द राजास एंड द तालुकदार, यानी कि यू कैन से दैट, जिसको जमींदार भी बोल सकते हैं, वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, इनको जमींदार बोला जाता था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, यानी कि पीजेंट से जो है ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, यानी कि कंपनी को जो है ये पे करते थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, यानी कि जो अमाउंट पे किया जाता था वो फिक्स था, ठीक है। वो मतलब चेंज नहीं हो सकता था, वो ही कंटिन्यू फॉलो किया जाएगा। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर में जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। It was felt that this would ensure regular flow of revenue into the company's coffers at the encourage the जमींदार to invest the improving the land, यानी कि रेवेन्यू को इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदारों को फोर्स करती थी कि जो है वो लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए लैंड में मतलब एग्रीकल्चर में जो है वो नए नए जो है वो इन्वेस्ट करे, नई नई चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, ठीक है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। देन उसके बाद सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, तो जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी वुड नॉट बी इंक्रीज, वो नहीं बढ़ेगी। द जमींदार वुड बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, यानी कि देखो जो अमाउंट फिक्स था, मान लो 70% जो है वो अमाउंट की ज़रूरत थी, ठीक है। अगर आपका 90% प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो था वो आपका रेवेन्यू जो था वो फिक्स था, ना इंक्रीज किया जा सकता था ना वो डिक्रीज। तो क्या था कि अगर वो जो है 90% प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या था कि जो आपका 20% जो होगा वो ज़मींदार का प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो अगर डिक्रीज होता था, ठीक है, तो क्या था कि ज़मींदारों को लॉस होता था। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। देन उसके बाद आपका था जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, वो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है आपका हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बचे। अगर आप बुक के उससे देखोगे तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस में देखोगे तो आपका ये सेकंड होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो है वो मिला सकते हो बुक से कि आपका महालवारी जो सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट से किस तरह से डिफरेंट था। देन उसके बाद आपका क्या था कि जो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द एरिया ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, कि ये आपका बंगाल बिहार और उड़ीसा में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। वेयर एज द एरिया ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट was introduced in the area of the नॉर्थ इंडिया, यानी कि जबकि ये जो महालवारी सिस्टम था वो आपका नॉर्थ इंडिया में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि इसका एरिया कौन सा था और इसका एरिया कौन सा था। द रेवेन्यू डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स, यानी कि जो रेवेन्यू था वो मतलब चेंज होता रहता था, कोई भी जो है वो परमानेंटली फिक्स नहीं था, ठीक है।
The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। यानी कि दोनों में क्या था कि पहले जमींदार था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, देन उसके बाद विलेज हेडमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। तो यानी कि पहले में जमींदार थे परमानेंट में, देन उसके बाद महालवारी में जो आपके विलेज हेडमैन थे। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी, ठीक है, फ्राइडे को। देन उसके बाद आपका क्या था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गिव टू प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। यानी कि जो मुनरो सिस्टम था जो फिक्स किया गया था उसमें आपका क्या था कि किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ड्राइवन बाय द डिजायर ऑफ मोर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफिसर फिक्स द रेवेन्यू सो हाई। यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है क्या किया था कि ये जो रेवेन्यू था उसको हाई कर दिया गया था। देन द पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। यानी कि पीजेंट जो, देखो मैं पहले मुनरो सिस्टम का आपको बताती हूँ। मोनो सिस्टम में क्या था कि फर्स्ट जो परमानेंट था उसमें ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। सेकंड महालवाड़ी में आपके विलेज हेडमैन कलेक्ट करते थे। लेकिन जो मुनरो सिस्टम था उसमें आपके जो रेवेन्यू जो थे, कलेक्टर जो थे, खुद जो है आपके पीजेंट थे और वही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करते थे। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आई कि जो कंपनी ऑफिसर जो थे उन्होंने जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो इतना हाई था कि पीजेंट जो है वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वर अनेबल टू पे एंड दे हैड फ्रॉम द विलेज बिकेम डिसर्टेड इन मैनी रीजन। यानी कि मैंने आपको जैसे चैप्टर की रीडिंग में बताया कि बहुत सारे ऐसे थे जो गांव को छोड़कर चले गए थे, यानी कि वहां पर उन्होंने सेटल होना ही छोड़ दिया था क्योंकि वो इतना हाई रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। देन उसके बाद है आपका वाई वर रियॉर्ड्स रेलिवेंट टू द ग्रो इंडिगो। यानी कि ये आपका है क्वेश्चन, वाई वर्स रियॉर्ड्स रेलिवेंट टू ग्रो इंडिगो। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। इंडिगो प्लांट रिक्वायर्ड द मोस्ट फर्टाइल लैंड। यानी कि इसके अगेंस्ट क्यों थे, वो क्यों नहीं कल्टीवेशन करना चाहते थे। इंडिगो प्लांट रिक्वायर्ड, यानी कि जो इंडिगो प्लांट थे, जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया कि उसके लिए लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। देन उसके बाद क्या था आपका, indigo plant required the most fertile land which earlier the peasant had devoted for food grain production। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास लैंड है तो आप फर्स्ट उसमें जो है अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो क्रॉप ग्रो करोगे वो आपके लिए असेंशियल होगी, मतलब वो आपके लिए असेंशियल है। लेकिन जो है आप सेकेंडरी में उन क्रॉप को डालोगे जो कि आप मार्केट के लिए सेल करोगे। लेकिन क्या था कि अगर फार्मर्स जो है वो इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे तो दूसरी जो क्रॉप थी आपकी उसके लिए जो है वो लैंड की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहती थी, ठीक है। तो फार्मर्स जो है इसके लिए जो है वो इसका कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे इंडिगो का। देन उसके बाद जो आपका है, the price that the peasant got from the planter from the indigo they produce was from below than market price। यानी कि जो मार्केट में जो है प्राइस था इंडिगो का उसके कंपैरिजन में जो प्लांटर थे उन्हें जो है वो बहुत ही कम दिया जाता था। यानी कि उन्हें बेनिफिट नहीं होता था, उनका लॉस ही होता था क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी भी चली जाती थी और जो रेट था वो भी बहुत ही कम होता था। देन उसके बाद है आपका द साइकिल ऑफ द लोन फॉर इंडिगो प्लांटेशन विच द पीजेंट गॉट फ्रॉम द प्लांटर नेवर एंडेड। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है आपका काम कंप्लीट हो गया क्योंकि आपको क्या है कि जितने भी शीट्स हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अवेलेबल करवाएगी। देन उसके बाद आपका क्या है, जब वो आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी इंडिगो की, देन आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता था, इसी तरह से जो है थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम था वो पूरे लाइफ टाइम जो है वो पीजेंट्स का चलता रहता था। तो पीजेंट जो है लैंड की फर्टिलिटी को देख के और जो
प्रोडक्शन करने की जो उनकी बेसिक जो क्रॉप थी वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है ये इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। देन उसके बाद है आपका indigo planter executed the fertility of the soil and no longer the land should be used to sow rice। यानी कि अगर आप देखें कि मेन आपका इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अगर आज भी आप देखोगे तो आपका वीट और राइस जो है वो आपका मेन प्रोडक्टिव जो है वो क्रॉप है। तो क्या था कि जब लैंड जो है वो इंडिगो के लिए जो है वो ग्रो की जाती थी, मतलब यूज़ की जाती थी, तो उस लैंड जो में जो है आप राइस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। तो क्या था कि ये भी एक रीज़न था कि भी जो है वो इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे। देन उसके बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो ये आपका 7th क्वेश्चन होगा और वैसे आपका ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। वट वर द सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू द एवेन्युअली कोलैप्स द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। यानी कि ये आपको बताती हूँ। वरिड बाय द रेबिलियन, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि भाई जो है रेबिलियन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी टू द गवर्नमेंट ब्रॉट इन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर। यानी कि मिलिट्री को उन्होंने बुलाया। देन एश्योर्ड दैट इट सेटअप इंडिगो कमीशन, यानी कि इंडिगो कमीशन जो है वो सेटअप किया गया इस इंडिगो सिस्टम को वो करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। इन कमीशन हेल्ड द प्लांटर क्वालिटी, प्लांटर की क्वालिटी को देखा गया उनके लैंड की, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरेशियस मेथड्स, यानी कि उनका जो मेथड था उसको देखा गया। दे यूज विद इंडिगो कल्टिवेशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो है वो मेज़र किया गया कि भाई किस तरह से जो है प्लांटर्स की मिस्टेक है और किस तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मैं आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखे बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा ये आपको मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी और ये सभी जो टॉपिक हैं वो मैं आपके बुक में जो आपको मैंने वीडियो डाली है उसमें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मैं इनको जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी, आपको जल्दी क्लियर हो भी जाएंगे। एक्सप्लेन महालवारी सिस्टम इन विच एरिया इट वॉज इंट्रोड्यूस। कौन सा एरिया था जिसमें कि महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन यूपी। एन इंग्लिश मैन कॉल्ड मैकेंजी ने जो है इस एरिया में स्टार्ट किया था। द न्यू सिस्टम महालवारी सिस्टम कम इनटू द इंट्रोड्यूस या कम इनटू इफेक्ट इन 1882। द डिमांड वाज टू पीरियडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स, यानी कि जो है वो फिक्स नहीं थी जो उनकी डिमांड थी या रेवेन्यू जो था वो आप कह सकते हो, ठीक है। अंडर द डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज और इंस्पेक्टिंग लैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो ऑफिसर्स थे वो विलेज टू विलेज गए और क्या था, उन्होंने क्या था कि लैंड को जो है वो ऑब्जर्व किया। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग टू कंपनी वॉज, यानी कि जो था रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था और क्या था कि कंपनी को सेंड किया जाता था विलेज हेडमैन के थ्रू, ठीक है। एक्सप्लेन रेड पार्टी सेटलमेंट, ये क्या था इंट्रोड्यूस, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। रीड एंड मुनरो, two English officers felt that South were no traditional zamindar with cultivator who had field has to carefully and separately survived before the revenue assessment was made। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर का जो एरिया था वो ज़मींदारों का ट्रेडिशनल में इंक्लूड नहीं होता था, तो ये जो एरिया था आपका इसमें वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। डिस्कस मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट जो है ये आपका मैंने पीछे बता दिया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। वट मेथड डिड द कंपनी अडॉप्टेड टू एक्सपेंड एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन, तो आपका ये रियॉर्ड्स होगा। लिस्ट द ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑफ दीवान, दीवान की क्या ड्यूटी होती थी। एज दीवान कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो फाइनेंशियल जैसे कैशियर होता है ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, यानी कि जैसे बंगाल टेरिटरी थी उसका जो फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। देन उसके बाद है नाउ इट हैड टू थिंक टू एडमिनिस्ट्रेटरी द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग द रेवेन्यू रिसोर्सेज।
देन उसके बाद आपका ये देखिए, जिससे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको ईजिली हो जाएंगे। देन उसके पहले ये सभी पॉइंट मैं आपको चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। देन उसके बाद है व्हेन एंड व्हाई डिड डिमांड फॉर इंडिगो ग्रो, मतलब इंडिगो की डिमांड जो थी वो किस तरह से ग्रो कर गई थी। बाय द एंड ऑफ 18th century द डिमांड फॉर इंडिगो ग्रो फर्दर ब्रिटेन बिगेन टू इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो इंक्रीज हो गई थी। एंड इट्स कॉटन प्रोड्यूस आर एक्सपेंडिंग ड्रामेटिकली, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। क्रिएटिंग यानी इन्यूमरेसिस न्यू डिमांड फॉर डाई, यानी कि जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। ये सारा मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो आप उनको वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नई जो थी वो कॉटन की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, और क्या नाम था आपका जो है डाई के लिए जो है वो डिमांड इंक्रीज हो रही थी। वाइल डिमांडिंग फॉर इंडिगो इंक्रीज इट एग्जिस्टिंग सप्लाई फॉर इंडिया वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, कि वहाँ से जो इंडिगो की डिमांड पूरी हो रही थी, वहाँ से उनकी सप्लाई जो है वो ना के बराबर हो गई थी, यानी कि बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें जो है वो नए प्लेस की सर्च थी, और जो है इनकी डिमांड को, या सॉरी ये कह सकते हो कि जो है इनकी जो ये क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट को जो है इंडिया ने कंप्लीट किया था। बिटवीन 1783 या 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो वाज बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गया था। जैसे मैंने आपको ईयर में बताया था कि जो है आपका पहले 30% था, फिर 1810 ईयर्स में जो है 1810 में जो है आपका 95 जो है वो एक्सटेंड हो गया था। क्लोथ डायर इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर द न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, यानी कि वो नई नई प्लेस सर्च कर रहे थे ताकि जो है इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नेम कमर्शियल क्रॉप दैट ब्रिटेन, एक मिनट, कौन कौन सी जो है उन्होंने कमर्शियल व्यापार के लिए जो है क्रॉप ग्रो की थी, इंडिगो और शुगर कैन, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय रियॉर्ड्स, रियॉर्ड्स को आप कल्टीवेटर भी बोल सकते हो, फार्मर भी बोल सकते हो, पीजेंट भी बोल सकते हो। नेम 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, फर्स्ट आपका परमानेंट, देन उसके बाद आप महालवाड़ी बता सकते हो, रियॉर्ड सिस्टम, ठीक है, या आपका मुनरो सिस्टम भी आप बता सकते हो। वाई डिड जमींदार थिंक ऑफ इम्प्रूविंग लैंड, जमींदार क्यों सोच रहे थे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। इवन द जमींदार डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, मतलब क्यों नहीं, वाई डिड जमींदार नॉट थिंकिंग ऑफ नॉट थिंक ऑफ इम्प्रूविंग लैंड, उसका रीज़न ये था कि अगर वो लैंड में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन अर्लियर ईयर द सेटलमेंट रादर देन saw an possibility of earning without any trouble and rise of investment, यानी कि देखो, मैं सिंपल वे में भी आपको बता सकती हूँ। वाई डिड जमींदार नॉट थिंक ऑफ इम्प्रूविंग लैंड, लैंड को इम्प्रूव क्यों नहीं करना चाहते थे। जमींदार डिड नॉट हैव इंटरेस्ट ऑन इम्प्रूविंग लैंड, सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन अर्लियर ईयर्स, इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा था कि जो ज़मींदार थे वो पे करने के लिए कैपेबल नहीं थे, तो वो अपनी लैंड, और उनका क्या था कि अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी लैंड को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर लिया जाता था। तो बहुत सारे ज़मींदार जो थे इस तरह से अपनी लैंड को लॉस्ट कर चुके थे। एंड द सेटलमेंट अदर देन सॉ एंड पॉसिबिलिटी टू अर्निंग विदाउट एनी ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्ट करें और जो है लैंड की जो है इम्प्रूव करें, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने वाला सेम था, इसलिए इन्होंने लैंड को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की थी। प्रॉब्लम फेस बाय द प्रेजेंट अंडर रिवॉर्ड सिस्टम, डिड इट बेनिफिटेड विद कल्टिवेटर एंड प्लांटर, किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की, किस तरह से उन्हें बेनिफिट हुआ। रिवॉर्ड सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द प्लांटर टू एक्सटेंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, यानी कि जो कल्टिवेशन का एरिया है उन्हें बढ़ाना पड़ेगा अगर उन्हें इंडिगो की कल्टिवेशन करनी है। अंडर दिस सिस्टम ईच रियोट हु हैज़ साइन द एग्रीमेंट, जिन्होंने ये साइन किया है एग्रीमेंट, नीड टू डिवोट 25% एरिया जो है उन्हें देना पड़ता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। बाकी जो है वो कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई इंडिगो के लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि लैंड का 25% देना पड़ता था, लेकिन जो है उनका पूरा जो वर्क था
वो इंडिगो के में ही लग जाता था, दूसरी क्रॉप वो इतनी ग्रो नहीं कर पाते थे। द साइकिल ऑफ लॉन ऑफ द पीजेंट नेवर गॉट नेवर एंड, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जो है वो तीसरा जो है ये कंटिन्यूटी में चलता रहता था। प्लांटर गॉट हार्वेस्ट एट चीपर रेट, यानी कि उन्हें जो प्रॉफिट होता था वो जो लेते थे वो जो है चीप रेट के जो है वो जो है वो दे पाते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका मैंने चैप्टर करवाया इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देन उसके बाद आपके मैचअप और आपके जो फिलअप हैं, ठीक है, वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। देन उसके बाद बच्चे आपके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपको मैं बताती हूँ, हाँ, फर्स्ट आपको मैं आपको जो नेक्स्ट पीडीएफ होगा उसमें आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके आपके मैप मैं आपको सेंड करूँगी। देन उसके बाद आपके जो सेकंड जो चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था उसके आपको देखिए मैं आपका एक तो जो फर्स्ट चैप्टर है पिछला जो मैंने आपको करवाया उसके में आपको एक तो मैप आप नोट कर लेना। फर्स्ट चैप्टर जो आपका सेकंड था, मैप प्लस बुक एक्सरसाइज ये मैं आपको सेंड करूँगी। चैप्टर थर्ड के आपको जो फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है, मैचअप, देन उसके बाद आपका क्या नाम है मैचअप, उसके बाद फिलअप, देन उसके बाद जैसे कि आपके जो साइड में है ग्लोसरी है वो आपको, जैसे मैंने आपको महाल का एग्जांपल दिया, इस तरह की जो आपको साइड में ग्लोसरी मिलेंगी, जैसे प्लांटेशन हो गया, इस तरह के जो है ये आपको करने हैं। देन उसके बाद आपको जो मैंने बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर या टेक्स्ट बुक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, ये मटेरियल मैं आपको फ्राइडे को जो है वो पीडीएफ के थ्रू जो है वो सेंड करूँगी। यही बच्चे आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम, जैसे कि मैंने आपको 1 मिनट में आपको बता भी देता हूँ, आप कंफ्यूज हो नहीं, ये जो आपका था, जैसे कि ये मैं आपको ये जो पॉइंट बताती हूँ चैप्टर के बताते हुए बीच में, तो बच्चे ये आपको फेयर नोटबुक में नोट नहीं करने हैं। क्लियर इट, कि आपको ये सिर्फ चैप्टर रीडिंग के लिए मैंने आपको बताए हैं, आप इनको पढ़ के 1 मार्क्स से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और आप ये पॉइंट को लेकर आप क्या करोगे कि आप इन पॉइंट को रीड करोगे, वीडियो में देखोगे, देन उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप फाइंड आउट करोगे और वो आप फेयर नोटबुक में करोगे। आप 30 मिनट तो मेरे को लगता है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। फ्राइडे को आपको ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया था ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चे आप इसमें बार बार कंफ्यूज मत हो, ये पॉइंट आप पढ़ोगे, वीडियो में देखोगे, ये आपके चैप्टर क्लियर के लिए मैंने बनाए हैं और इनसे आप 1 मार्क से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आपको मेरा ये जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंने डाल रखा है, तो आप उससे मेरे को पूछ सकते हो। आप अपने सर्कल में जो है बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो चैप्टर है ये आपके सिर्फ चैप्टर की रीडिंग के लिए मैंने आपको ये पॉइंट दिए हैं, इसको बार बार आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिलअप, मैचअप, देन उसके बाद ग्लोसरी, क्वेश्चन आंसर और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके सेकंड चैप्टर के डाले हैं, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भी आपको ये सभी क्लियर हो गया। और फर्स्ट चैप्टर के जो मैप हैं आपको मैंने जो बताए थे वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिससे क्या है कि आप उनको ईजिली जो है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करके चिपका सकते हो। अगर आपके लिए बच्चे मैप अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ करने के बाद आप उसको फिल भी कर सकते हो। तो जो है नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी
वो आपके नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। मैं आपको ये पीडीएफ के थ्रू फ्राइडे को सेंड करूँगी, ठीक है। और फ्राइडे में आपको 1 वीक मिलेगा, एक फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक, तो आप अपनी नोटबुक में आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप चैप्टर की रीडिंग लोगे, चैप्टर की रीडिंग में आपको ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली जो है वो जो है इस चैप्टर को कर पाएंगे।